नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 2 का प्रश्न 1 से 25 तक हल करने वाले हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में अध्याय 1 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज अध्याय 2 को। हमारा पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 के साथ होगा। चलिए इसको पढ़िए और आपको आ रहा है तो कमेंट में उत्तर बताइए। पहला क्वेश्चन है, कराए एक खुली प्रणाली में अधिकतम कार्य के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है अपरिवर्तनीय, प्रतिवर्ती, शीतोष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो एक खुली प्रणाली में अधिकतम कार्य करने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह परिवर्ती होनी चाहिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परिवर्ती होनी चाहिए। आगे चलिए, कराए गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योग होता है। विभव ऊर्जा माने स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होता है, मीन्स काइनेटिक प्लस यू की वैल्यू क्या होती है, योगफल होता है। ऑप्शन पढ़िए, सभी बिंदुओं पर समान होता है कि प्रारंभ में अधिकतम होता है, प्रारंभ में न्यूनतम होता है, मध्य में अधिकतम होता है। तो जो गिरते हुए पिंड की जो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जाओं का जो योग होता है वह सभी बिंदुओं पर समान होता है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। आगे पढ़िए, कह रहा है 100 फीट की ऊंचाई तक 400 पाउंड भार की किसी वस्तु को उठाने में कितना कार्य किया जाएगा। मीन्स कार्य हमसे पूछ रहा है, हमको क्या दे दिया है पहले लिख लेते हैं। 100 फीट ऊंचाई, एच की वैल्यू दे दी है, एच की कितनी वैल्यू हमको दे दी है, 100 फीट। और हमको द्रव्यमान दे दिया है 400 पाउंड। भार की किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, हम जानते हैं किया गया कार्य बराबर गति स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर mgh। एम की वैल्यू हमारा कितना है 400 गुणे, और हमको क्या दे दिया है, भार हमको दे दिया है, भार उठाने में भार, भार का मतलब क्या हो गया mg, भार हमारा हो गया mg की वैल्यू हमको दे दिया 400 गुणे ऊंचाई दे दिया है 100। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, हमारा भार मीन्स डब्लू, इसको भी डब्लू से लिखते हैं, डब्लू बराबर होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी की वैल्यू हमको दे दी है कितना, 400 पाउंड। समझ गए आप? तो हमारा एम जी हो गया 400, जी की वैल्यू 100, तो उसका उड़ा दीजिए 4 और 4 ठो जीरो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यही फुट इंटू पाउंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, हमारा जो किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W बराबर मिल जाएगा हमारा एम जी एच। एम इंटू जी की वैल्यू हमारा 400 है और H की वैल्यू 100 है, इसी का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए इसको हल करिए। कह रहा है यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। पढ़िए, कह रहा है यदि रैखिक संवेग, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर होगा रैखिक आवेग 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने बढ़ेगी। चलिए इसको हम पूरी तरह से हल करेंगे। पढ़िए क्या कह रहा है, रैखिक संवेग 50% बढ़ाया जाता है। हम मान लेते हैं, माना जो उसका द्रव्यमान है m है और उसका वेग v है, तो हमारा संवेग कितना मिल जाएगा, तो संवेग मिल जाएगा p बराबर m इंटू वी। हम मान लिए द्रव्यमान उस जो किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, और हमारा गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 एम वी का स्क्वायर। मैं ऊपर नीचे m का गुणा और m का भाग कर देता हूँ, तो मिल जाएगा 1/2 एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर बाई एम। एम इंटू वी हो गया हमारा p, माने p का स्क्वायर अपॉन m। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा p का स्क्वायर अपॉन 2m।
यह फार्मूलों को याद कर लीजिए। यह एक फार्मूला होता है के बराबर पी का स्क्वायर अपॉन 2m। चलिए अब हल करते हैं। हम मान लेते हैं, माना हमारा जो प्रारंभिक संवेग है वह p1 है। क्या माने, मान लिए हमारा प्रारंभिक संवेग p1 है और गतिज ऊर्जा हमारी प्रारंभिक कितनी है, k1 है। और इसी प्रकार अंतिम संवेग हमारा p2 हो जाता है और अंतिम गतिज ऊर्जा भी k2 हो जाती है। तो पहले हम k1 निकाल लेते हैं, फिर k2 निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, तब फिर देखा जाएगा कितनी वृद्धि होती है। चलिए हल करते हैं। पहले निकाल लेते हैं k1, तो हमारा k1 क्या निकल जाएगा, k1 बराबर निकलेगा p1 का स्क्वायर अपॉन 2m और k2 निकल जाएगा p2 का स्क्वायर अपॉन 2m। अब निकाल लेते हैं k1 बाई k2, मीन्स डिवाइड कर दें तो निकलेगा k1 बाई k2 बराबर p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। क्या निकल गया हमारा, k1 बाई k2 बराबर p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाता है। ये हम इसको नोट कर लीजिए, k1 बाई k2 बराबर p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है जो रैखिक संवेग है वह 50% बढ़ जाता है। मीन्स हो गया हमारा जो P2 कितना हो जाता है, P1 प्लस P1 का 50%, सॉरी P2 कितना मिल जाएगा, P2 बराबर निकल जाएगा P1 प्लस P1 का 50%, माने उसका आधा 0.5 P1। तो P2 हमारा कितना मिलेगा, तो यहाँ से P2 मिल जाएगा 1.5 P1। तो यहाँ से P2 बाई P1 की वैल्यू निकल जाएगी 1/5। क्या निकल गया, P2 बाई P1 की वैल्यू मिल गई 1.5 और हमारा एक निकला था K1 बाई K2 बराबर P1 बाई P2 का होल स्क्वायर। उससे मैं K2 बाई K1 निकाल लूँ, क्या हो जाएगा हमारा K2 बाई K1 बराबर P2 बाई P1 का होल स्क्वायर। P2 बाई P1 निकला था 1/5 का होल स्क्वायर, मिल जाएगा 2.25। तो गतिज ऊर्जा में हम वृद्धि निकाल लेते हैं। हमारा निकल गया K2 बाई K1 बराबर इतना 2.25। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 बाई K1 गुणे 100। अब डिवाइड कर दीजिए K2 का, तो निकल जाएगा K2 बाई K1 माइनस 1 गुणे 100। कितनी वृद्धि निकलेगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकल जाएगी K2 बटे K1 माइनस 1 गुणे 100। K2 बाई K1 की वैल्यू हमारा निकल गया था, कितना वैल्यू निकल जाएगा, तो K2 बाई K1 की वैल्यू निकला था 2.25 माइनस 1 गुणे 100। तो ये निकलेगा 1.25 गुणे 100 बराबर 125%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ। हमारा रैखिक संवेग दिया है 50% बढ़ जाता है, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हमारा जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है K1, प्रारंभिक संवेग P1 और उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1। इसी प्रकार P2 K2, मैं इस फार्मूले से K2 बाई K1 की वैल्यू निकाल लिया, फिर डिवाइड करके गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई गुणे 100 कर दिया, तो 125% आंसर आ गया। चलिए अगला चलते हैं हम। कह रहा है जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए दम नहीं है, क्या कह रहा है, जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी जब उसकी गति दुगुनी कर दी जाती है। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो यदि हमारा m कांस्टेंट हो, यदि मान लीजिए
इसमें यम कांस्टेंट है तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ v का स्क्वायर। क्या मिल गया? k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ v का स्क्वायर। यदि हमारा वेग को दुगुना कर दिया जाता है, दो गुना कर दिया जाता है, चलिए इसको दो गुना कर दिया जाता है तो यह कितना हो जाएगा? तो यह 4 गुना हो जाएगा। यदि आप वेग को दोगुना करेंगे तो हमारा जो गतिज ऊर्जा होगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौगुनी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे कह रहा है दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंधी 1 है। उनकी गतिज ऊर्जाओं क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? समान हो तो बी और ए के रैखिक संवेगों का अनुपात क्या होगा? मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला होता है? के बराबर पी का स्क्वायर बाई 2m। इसमें हमारा क्या कर रहा है? उसकी गतिज ऊर्जा समान है, माने k1 इक्वल टू k2, यह समान है तो लगा दीजिए k1 बराबर k2 इसी फार्मूले से। तो k1 निकल जाएगा p1 का स्क्वायर बाई 2m1, तो k2 निकल जाएगा p2 का स्क्वायर बाई 2m2। यह कैंसिल हो गया 2 से 2, हम निकाल लेता हूँ p1 बाई p2 का होल स्क्वायर बराबर m1 बाई m2। m1 बाई m2 की वैल्यू दे दिया है 3 संबंधी 1, 3/1, तो मिल जाएगा p1 बाई p2 बराबर √3/1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, √3 संबंधी 1। यही फार्मूला लगा दीजिए k बराबर p का स्क्वायर बाई 2m। यह मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, k बराबर p का स्क्वायर अपॉन 2m। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है चाबी में, घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें क्या भंडारित हो जाता है? तो जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसमें हमारा स्थितिज या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर पहला। उसमें क्या भंडारित हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाता है। चलिए आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? फिर से बता देता हूँ, फार्मूला क्या था? k बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। यदि हमारा द्रव्यमान क्या हो? कांस्टेंट हो तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ v। यदि कह रहा है यदि उसका वेग आधा कर दिया जाए, यदि आप वेग को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 गुना हो जाएगी, मीन्स 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी, 1/4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे कह रहा है दो असमान परिमाण वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, भारी वाले पिंड का डैश दिया है, क्या होगा? चलिए इसको हल कर लेता हूँ। क्या कह रहा है? हमारा पिंड की गति दो असमान परिणाम, माने उनका जो द्रव्यमान है वह अलग अलग है, लेकिन जो उनकी गतिज ऊर्जा है वह समान है। तो पूछ रहा है भारी परिणाम वाले पिंड का संवेग क्या होगा? हल्का होगा कि अधिक होगा, कि या हल्के परिणाम वाले पिंड का संवेग बराबर होगा कि गति अधिक होगी? चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। क्या है? दो असमान पिंड दिया है, मतलब द्रव्यमान हमारा समान नहीं है। के की जानते हैं, के बराबर क्या होता है? p का स्क्वायर बाई 2m। यदि हमारा क्या है? कह रहा है उसका गतिज ऊर्जा समान है, माने k की वैल्यू क्या है? समान है, तो मिल जाएगा p का स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनल ऑफ m। माने जो p का स्क्वायर है वह द्रव्यमान के समानुपाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? यदि हमारा m ज़्यादा होगा तो p ज़्यादा होगा, माने भारी पिंड का जो द्रव्यमान होगा उसकी संवेग भी ज़्यादा होगा। क्या? अधिक संवेग वाले पिंड का जो भारी भारी परिणाम वाले पिंड का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे कह रहा है गुप्त ऊर्जा क्या होती है?
यदि आप परिभाषा पढ़े होंगे कि गुप्त ऊर्जा क्या होगी, तो उसमें बताया गया होगा कि एकांक द्रव्यमान के पिंड की अवस्था, जो अवस्था होती है परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा कहते हैं। क्या है? एकांक द्रव्यमान वाले पिंड की अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा को ही गुप्त ऊर्जा कहा जाता है। आगे चलिए। कह रहा है, एक 20 मीटर भार वाले एक पिंड को धरती से 1 मीटर ऊंचाई उठाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? क्या रहा है? पिंड को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 19, याद कर लीजिए। ऊपर उठा रहा है, थीटा की वैल्यू 19 हो जाता है। हमारा डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। काश थीटा की वैल्यू 90 है, तो काश थीटा की 90 कब वैल्यू होती है? 0। तो हमारा डब्लू कुल कितना हो जाएगा? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। तो कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, क्या गतिज ऊर्जा होगी कि स्थितिज ऊर्जा की होगी कि दोनों होगी कि शून्य होगी? तो चलती गाड़ी में बैठे हुए आदमी की जो ऊर्जा होती है, गतिज स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। काइनेटिक एनर्जी भी होता है और यू की वैल्यू भी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? क्या, सॉरी फिर से पढ़िए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है? तो सौर लालटेन सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। आगे चलिए। उठाए हुए हथौड़े में होती हैं, जब हम हथौड़ा उठाते हैं तो उसमें क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होती है। क्या होती है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात उसमें गुरुत्वाकर्षण स्थितिज शक्ति होती है, उसमें हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है, कार्य की इकाई क्या होती है? भाई दुनिया जानती है कि कार्य की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर पहला। जो कार्य का मात्रक होता है जूल, और एक और मात्रक होता है, निकाल लीजिए, डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस। एफ का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका एक मात्रक और होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसी को कहा जाता है जूल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जूल। चलिए आगे। कह रहा है, एक व्यक्ति दीवार को ढकेलने के लिए दीवार पर बल लगाता है, लेकिन इससे दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या है? कह रहा है, एक व्यक्ति दीवार को ढकेलता है, का व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके द्वारा कोई स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ था, जो उसकी दूरी है वह 0 है। तो फार्मूले से डब्लू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। यस हमारा 0 है तो डब्लू की वैल्यू 0 क्या होगी? उसके द्वारा किया कोई कार्य नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा। यस इसमें 0 है तो डब्लू भी हमारा 0 होगा। कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य भी 0 होगा। चलिए आगे। कह रहा है, जी माने गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा। कह रहा है कि जी की वैल्यू अधिकतम कहाँ होती है? तो जी का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर होता है। अब पूछेंगे न्यूनतम कहाँ होता है? तो न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, यह होता है नॉर्थ पोल, यह होता है साउथ पोल, यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल। यहाँ पर यह क्या होता है? अधिकतम जी की वैल्यू होती है, और यह होता है इक्वेटर माने विषुवत रेखा, और इस पे जी की वैल्यू क्या होती है? वह कम होती है, न्यूनतम होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। यदि आप
सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, यदि आप नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। और जी का अधिकतम मान होता है ध्रुव पर, जी का न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पर। तो इसमें पूछा है जी की अधिकतम वैल्यू कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का परिवर्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का परिवर्तक नहीं है। समतल कांच नहीं है। क्या है, समतल कांच जो है वो ऊर्जा का परिवर्तक नहीं है। आगे चलिए, एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी गतिज और स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होगा, तो योग होगा उसका ऋणात्मक योग होगा। क्या होगा, उसका जो गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग होता है वह ऋणात्मक होगा, फार्मूले से जानते होंगे। अब पूछेंगे पलायन वेग कितना होता है, तो लिख लीजिए हमारा जो पलायन वेग होता है 11.2 किमी पर सेकेंड। 11.2 किमी पर सेकेंड ये हमारा पलायन वेग होता है। चलिए आगे, 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या क्या हमको दिया है। यम की वैल्यू दे दी है, लिख लीजिए यम बराबर दे दिया 2 केजी, और यू की वैल्यू दे दिया प्रारंभिक वेग। चलिए यू बराबर दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, और टी की वैल्यू दे दी है 2 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², मीन्स भी चाहिए, भी निकालना है तो गति का पहला समीकरण लगा दीजिए। और एक बात याद रखिए, कहाँ फेंकी जाती है, वाली वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमारा क्या होता है, और ए इक्वल टू क्या होता है, ए बराबर -g हो जाता है। तो लगाइए फार्मूला, v बराबर u माइनस जी टी। u की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू दुनिया जानती है 10, t की वैल्यू 2, माने 20 माइनस 20, तो हमारा v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। v की वैल्यू हो गई हमारा 0। तो k बराबर होता है क्या, k बराबर 1/2 mv²। यदि हमारा यह 0 है, माने 1/2 m की वैल्यू 2 गुणे 0 बराबर कुल आ जाएगा 0। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 जूल। इसी से बात याद रखिए, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो a बराबर -g होता है और v बराबर 0। चलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0। आगे चलिए, क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो क्या है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो 1/2 mv², फार्मूला ही होता है। चलिए आगे कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया है हमको, F की वैल्यू 20, डिस्टेंस दे दिया है 2, और कार्य दे दिया है। तो लगा दीजिए कार्य वाला फार्मूला, W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। W की वैल्यू दे दी 20, गुणे F की वैल्यू दे दी है 20, गुणे S की वैल्यू 2, कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है, 20 से 20 बर्बाद, तो मिल गया कॉस थीटा बराबर 1/2। काश कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, काश थीटा बराबर 1/2, तो काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलिए, कह रहा है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा, क्या है सॉरी, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन
बल के द्वारा चलती है तो किए गया कार्य क्या होगा? बल की दिशा में, माने cos थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लगाइए वही वाला फार्मूला, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा वाला cos 0 माने 1, cos इसकी वैल्यू कितना हो गई? 1 हो गई। तो F की वैल्यू थी 1 गुणे 1 बराबर 1 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे चलिए, कह रहा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से गति करती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए कर लेते हैं। एम दे दिया है 15, वी की वैल्यू दे दी है 4। तो लगाइए के बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर वाला फार्मूला। तो 1/2 एम का वैल्यू 15 गुणे 4 का स्क्वायर 16, यह हो गया 8। 15 अट्ठा 120 जूल, इसका आंसर हो जाएगा 120 जूल। नहीं समझे? एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, के बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर, इसी में पुट कीजिए, के की वैल्यू पा जाएंगे 120 जूल, ऑप्शन नंबर तीसरा। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो दुनिया जानती है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर के प्लस यू। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। 26 को देखिए, 26 देख लीजिए, 27 कहाँ गया? 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक है। यदि आप हल कर लीजिएगा तो कमेंट में उत्तर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।